हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में तुर्क आक्रमण, जिसमें हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो महमूद गजनबी पर होने वाली है। हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि महमूद गजनबी हमारे भारत में आक्रमण करने के लिए कहाँ से आया करता था और महमूद गजनबी कहाँ का निवासी था, और इसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, और इसके जो प्रमुख आक्रमण थे हमारे भारत पर वे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो महमूद गजनबी है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि महमूद गजनबी के बारे में हम पढ़ेंगे 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक, क्योंकि सबसे पहले हुआ ये था कि 1000 ईस्वी में ही महमूद गजनबी ने हमारे भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1027 की, तो 1027 ईस्वी में हमारे भारत पर महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण माना जाता है। लेकिन महमूद गजनबी जो था वो कहाँ का निवासी था, तो वो तुर्क का निवासी था। लेकिन अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम है गजनी। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, गजनी। और इस गजनी में ही एक वंश चला करता था जिस वंश का नाम था यामिनी वंश या फिर गजनी वंश। तो गजनी में एक वंश चला करता था जिसका नाम था यामिनी वंश, और इस यामिनी वंश का ही संस्थापक माना जाता था किसको, अल्पतगीन को। तो यामिनी वंश का संस्थापक किसको माना जाता था, अल्पतगीन को। जबकि अल्पतगीन का एक गुलाम और दामाद हुआ करता था। तो दोस्तों, अल्पतगीन का गुलाम भी था और दामाद भी था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। अब ये जो सुबुक्तगीन है ये था कौन, तो ये सुबुक्तगीन जो था वो महमूद गजनबी का पिता था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि महमूद गजनबी जो था वो किसका पुत्र था, वो सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि हमारे भारत पर तुर्कों की ओर से जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था वो किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत पर सबसे पहले तुर्कों की ओर से जो आक्रमण किया गया था वो महमूद गजनबी के द्वारा नहीं, बल्कि महमूद गजनबी के पिता जिसका नाम है सुबुक्तगीन, तो सुबुक्तगीन के द्वारा ही हमारे भारत पर सबसे पहले तुर्कों की ओर से आक्रमण किया गया था। लेकिन सुबुक्तगीन ने हमारे भारत पर किस जगह आक्रमण किया था और ये आक्रमण कब किया गया था, उसी के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 986 ईस्वी में भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था, और ये जो आक्रमण हुआ था ये सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। जबकि अगर हम बात करते हैं कि भारत की किस जगह पे आक्रमण किया गया था, तो ये काबुल घाटी पर आक्रमण किया गया था। और उस टाइम पर काबुल घाटी में चल रहा था हिंदू शाही वंश, जिसका शासक या फिर राजा हुआ करता था कौन, जयपाल। और अगर हम बात करते हैं काबुल घाटी की राजधानी, कि काबुल घाटी की कैपिटल उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, तो काबुल घाटी की राजधानी उस टाइम पे हुआ करती थी पेशावर। ठीक है दोस्तों। लेकिन 986 के बाद 997 ईस्वी में जो ये सुबुक्तगीन है इसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो इसका उत्तराधिकारी मतलब कि यामिनी वंश का अगला शासक बन जाता है सुबुक्तगीन का पुत्र जिसका नाम है महमूद गजनबी। और जैसे ही महमूद गजनबी यामिनी वंश का शासक बनता है 997 ईस्वी में, उसी समय पर यह शपथ लेता है महमूद गजनबी, और शपथ ये लेता है कि वो हर साल भारत पर क्या किया करेगा, आक्रमण किया करेगा। जिसके कारण महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। तो अब मैं यहाँ पे वही बताने वाला हूँ और इसके प्रमुख आक्रमण की बात करेंगे, और इसका उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का वो भी हम जानेंगे। तो मैं इसमें से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये मैंने लोकेशन दिखाई थी, अफगानिस्तान यहाँ पे पड़ता है और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल।
जबकि यहाँ पे पड़ता है क्या, पाकिस्तान। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ कर देता हूं और मैं यहीं पे ही लिख दूंगा इसको। तो देखिए हमें जानना क्या है इसके बाद, कि महमूद गजनबी जो है वो यामनी वंश का शासक बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में महमूद गजनबी यामनी वंश या फिर जिसको हम बोल सकते हैं गजनी वंश, गजनी वंश या यामनी वंश का अगला शासक बनता है। और जैसे ही 997 ईस्वी में ये अगला शासक बनता है, तो ये 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक ये भारत पर कितनी बार आक्रमण करता है दोस्तों, 17 बार। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए अब हम इसमें जानेंगे महमूद गजनबी के प्रमुख आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1000 ईस्वी में ये यहाँ पे कितनी बार आक्रमण करता है दोस्तों, ये करता है 17 बार आक्रमण। सत्रह बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें सबसे पहला जो आक्रमण इसका माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये 1000 ईस्वी में अपना सबसे पहला आक्रमण करता है, तो ये अपना सबसे पहला आक्रमण उसी जगह पर करता है जहां पर इसके पिता जिसका नाम था सुबुक्तगीन वो आक्रमण करता है। और उस वाले क्षेत्र को बोला जाता है, या फिर काबुल घाटी वाले क्षेत्र को ही बोला जाता है भारत की सीमा, या बोल सकते हैं भारत की उत्तरवर्ती सीमा। और भारत की उत्तरवर्ती जो सीमा हुआ करती थी, इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसकी कैपिटल या फिर इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इसकी भी राजधानी हुआ करती थी पेशावर। लेकिन भारत की उत्तरवर्ती सीमा या फिर काबुल घाटी के आसपास वाला ही जो एरिया था, वहां पे किसका शासन चल रहा था, तो दोस्तों वहां पे भी शासन चल रहा था जयपाल का। तो यहां पे भी शासन चल रहा था जयपाल का। लेकिन 1000 ईस्वी में तो भारत की उत्तरवर्ती सीमा पर आक्रमण कर देता है महमूद गजनबी, जो कि महमूद गजनबी का पहला आक्रमण माना जाता है। लेकिन इससे अगले साल ही मतलब कि 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में होता है वेहिंद का प्रथम युद्ध। वेहिंद का प्रथम युद्ध
अब जो ये वेहिंद का प्रथम युद्ध होता है, ये होता है महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेहिंद का जो प्रथम युद्ध है जो कि 1001 ईस्वी में होता है, ये होता है महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में। लेकिन इस युद्ध में ऐसा होता है कि जो महमूद गजनबी है वो तो यहाँ पे जीत जाता है और जो जयपाल है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जैसे ही वेहिंद का प्रथम युद्ध होता है 1001 ईस्वी में और महमूद गजनबी के द्वारा जयपाल को जैसे ही पराजित कर दिया जाता है, तो महमूद गजनबी और महमूद गजनबी की सेनाओं के द्वारा जो जयपाल है उसका मजाक उड़ाया जाता है। और इतना ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है कि ये जो जयपाल होता है ये इस मजाक को सहन नहीं कर पाता है और ये क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों जयपाल यहाँ पे क्या कर लेगा, आत्महत्या। लेकिन जो महमूद गजनबी है, जैसे ही ये जयपाल आत्महत्या कर लेता है, लेकिन महमूद गजनबी का उद्देश्य जो था इन युद्धों को करने का या ये आक्रमण करने का, तो महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, बल्कि भारत में लूटपाट करना और जो हमारे भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उनको तोड़फोड़ करना, जिसके कारण महमूद गजनबी को मूर्ति भंजक और बुत किशन भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जयपाल जो है वो आत्महत्या कर लेता है, तो इसका ही उत्तराधिकारी, जयपाल का ही उत्तराधिकारी, इसका पुत्र जिसका नाम है आनंदपाल, वो इसका उत्तराधिकारी बन जाता है, मतलब कि अगला शासक बन जाता है। कहाँ का, भारत की उत्तरवर्ती सीमा का। तो नोट करिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं नेक्स्ट बता देता हूं, क्योंकि अभी महमूद गजनबी के कुछ प्रमुख आक्रमण और हैं। हमें इसमें 16वां आक्रमण भी पढ़ना है जो सबसे प्रमुख माना जाता है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, जो कि है सोमनाथ के गुजरात का मंदिर या गुजरात के सोमनाथ पर मंदिर। तो मैं ये वाला रफ कर देता हूं यहां से। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यहाँ पे 1001 के बाद अगले जो आक्रमण है उनको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो उद्देश्य थे, भारत पर आक्रमण करने के इसके जो उद्देश्य हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे। तो देखिए, सबसे पहले वाले पॉइंट पे मैं लिख देता हूं, धन लूटना। जो महमूद गजनबी है उसका जो मेन मकसद था हमारे भारत पर आक्रमण करना, वो था धन लूटना। और दूसरा था मूर्ति पूजा को तोड़ना। मूर्ति पूजा को तोड़ना। अब जो मूर्ति पूजा को तोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है मूर्ति भंजक। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, महमूद गजनबी को कहा जाता है। और मूर्ति भंजक को ही हम बोल सकते हैं बुतकिशन। बुतकिशन। इसके बाद दोस्तों हमें जानना क्या है, हमें 1001 के बाद कुछ प्रमुख आक्रमण हुए हैं जिनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि इसके बाद 1001 के बाद आ जाता है 1006। 1006 ईस्वी में होता है नगरकोट मंदिर पर आक्रमण। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण।
अब ये जो नगरकोट मंदिर है, ये नगरकोट मंदिर पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों नगरकोट मंदिर जो है वो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और 1006 के बाद हम बात करते हैं 1008 की। तो 1008 ईस्वी में हुआ था वे हिंद का द्वितीय युद्ध। अब जो वे हिंद का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था महमूद गजनबी। ये हुआ था दोस्तों महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में। महमूद गजनबी और आनंदपाल। और जो ये आनंदपाल था, ये कौन था? ये होता था जयपाल का पुत्र। जयपाल का पुत्र होता था आनंदपाल। तो इस युद्ध में भी जो 1008 ईस्वी में हुआ था वे हिंद का प्रथम द्वितीय युद्ध, इसमें भी आनंदपाल पराजित हो गया था और महमूद गजनबी क्या हुआ था? यहाँ पे विजयी हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1008 के बाद हम पढ़ेंगे 1014 ईस्वी का आक्रमण। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। देखिए हम पढ़ेंगे इस बार 1014 ईस्वी का आक्रमण, जो कि हुआ था स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर। तो दोस्तों 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण हुआ था और स्थानेश्वर महादेव मंदिर में एक मूर्ति थी और वो मूर्ति थी चक्रस्वामी की मूर्ति। और दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चक्रस्वामी किसको कहा जाता है? तो चक्रस्वामी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं भगवान श्री कृष्ण। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर में एक मूर्ति थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी और इसको यहाँ पे क्या कर देता है? ये तोड़ देता है। कौन? महमूद गजनबी। लेकिन इसके बाद ही हम बात कर लेते हैं 1014 ईस्वी के बाद 1025 की बात करते हैं। लेकिन ये जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पे है? हरियाणा में है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और 1025 में जो आक्रमण किया जाता है इसके द्वारा, ये था 16वां आक्रमण महमूद गजनबी का। सोलहवां आक्रमण जो कि कहां पे होता है? जो कि किया जाता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर जो कि कहां पे है? गुजरात में है। और उस टाइम पे गुजरात का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था भीम प्रथम।
तो आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था, जो कि 1025 ईस्वी में किया था। और उस टाइम पे गुजरात का जो शासक हुआ करता था वो भीम प्रथम हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है, यह इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहां से कई टन सोना लूट कर वो क्या कर रहा था, ले जा रहा था। लेकिन जो सोमनाथ मंदिर है उसका जो गेट था, जो दरवाजा था, वो भी सोने का बना हुआ था, तो उसको भी वो लूट कर ले जा रहा था। लेकिन हरियाणा और राजस्थान के पास जाटों से इसकी भिड़त हो जाती है। जब ये सोना धन संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, तो जाटों के द्वारा ही जो सोमनाथ के मंदिर का जो सोने का गेट था वो जाटों के द्वारा छीन लिया जाता है, जिसके कारण महमूद गजनबी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। और महमूद गजनबी फिर 1027 ईस्वी में आता है और वो जाटों पर आक्रमण करता है। तो उसके बारे में ही अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। देखिए, मैंने बताया है कि इसके बाद इसका जो अंतिम आक्रमण होता है, जो इसका अंतिम आक्रमण होता है वो होता है 1027 ईस्वी में। और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण होता है, और वो कहां पे किया जाता है, वो किया जाता है जाटों पर। तो जाटों पर अंतिम आक्रमण होता है महमूद गजनबी का 1027 ईस्वी में। लेकिन 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की हो जाती है मृत्यु। और जैसे ही 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है, तभी इसके कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं, और फिर महमूद गजनबी का जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है जैसे ही महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके शासनकाल में ही कुछ प्रसिद्ध लेखक भी आए, कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार भी आए, जैसे कि अलबरूनी, फिरदौसी एंड बेहाकी। तो इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जो कि एग्जाम में आती है। ठीक है, तो मैं वहां पे यही लिख देता हूं बोर्ड पे। अब देखिए, 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के द्वारा कौन सी उपाधि ली गई थी। तो दोस्तों, महमूद गजनबी के द्वारा जो उपाधि ली गई थी, वो उपाधि ली गई थी सुल्तान की और गाजी की। ठीक है, तो सुल्तान की और गाजी की उपाधि ली गई थी किसके द्वारा, महमूद गजनबी के द्वारा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके द्वारा उपाधि ली गई थी सुल्तान की और गाजी की। और ये भारत का पहला सुल्तान था, या फिर भारत का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की और गाजी की उपाधि ली थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसने भारत में सबसे पहले सुल्तान की और गाजी की उपाधि ली थी। तो वो था महमूद गजनबी। अब हम बात करते हैं कि गाजी किसको कहा जाता है, तो इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, गाजी कहा जाता है काफिरों का विनाश करने वाला।
काफिरों का विनाश करने वाला। तो दोस्तों गाजी किसको कहा जाता है? गाजी कहा जाता है काफिरों का विनाश करने वाला। और काफिर किसको मानते थे ये? तो ये काफिर मानते थे गैर मुस्लिम को, जो मुसलमान नहीं है, मतलब कि हिंदुओं को क्या मानते थे? ये काफिर मानते थे। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला ही क्या कहलाता था? काफिरों का विनाश करने वाला कहलाता था। तो यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि महमूद गजनबी ने सुल्तान की और गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसके जो प्रसिद्ध लेखक है या प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, प्रसिद्ध इतिहासकार। प्रसिद्ध इतिहासकार जैसे कि प्रसिद्ध इतिहासकार में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल बरूनी की, फिर हम बात करेंगे फिरदौसी की। अल बरूनी, नंबर सेकंड पे हम बात करते हैं फिरदौसी, और नंबर थर्ड पे हम बात कर लेते हैं बेहाकी। अब इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए, जो अल बरूनी है उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। जबकि जो फिरदौसी है, फिरदौसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी शाहनामा। तो अल बरूनी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी किताब उल हिंद, जबकि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा। एंड बेहाकी के द्वारा लिखी गई थी तारीख ए सुबुक्तगीन। इसको मैं तारीख ए सुबुक्तगीन लिख देता हूं। तो दोस्तों, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी किताब उल हिंद, जबकि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा, एंड बेहाकी के द्वारा लिखी गई थी तारीख ए सुबुक्तगीन। क्या लिखी गई थी दोस्तों? तारीख ए सुबुक्तगीन। एंड ये जो है किताब उल हिंद, इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोला जाता है तहकीक ए हिंद। तो ये थे दोस्तों महमूद गजनबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये महमूद गजनबी के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ गया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने तो 712 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो आ जाता है पूर्व मध्यकालीन भारत में, लेकिन हमने मध्यकालीन भारत का जो इतिहास लेके चले हैं हम, वो 1000 ईस्वी से लेके चले थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नया टॉपिक लेके जो कि होगा मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।